नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पेंडेमिक कोविड-19 के कारण हर सेक्टर को नुकसान हुआ है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, क्योंकि ये भविष्य का मसला होता है। ये हमारे देश का भविष्य है। ये बच्चे जो 10th और 12th में हैं, ये इनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, लेकिन इस ईयर्स में पिछले 2 सालों से ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिनकी दोनों डोजेज कंप्लीट, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है, वो ऑफलाइन क्लासेस करेंगे। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लोगों को, स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है कि आप स्कूल में आए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 साल तक जो ऑनलाइन पढ़ते रहे हैं, उनकी नेचर, उनकी तबीयत, उनकी तरबियत सब कुछ उसी के मुताबिक चल रही। वो आराम से उठते थे, पेरेंट्स भी आराम से उठते थे, लेकिन अचानक ही जब पेरेंट्स को सुबह 7 बजे अपने बच्चों को उठा करके भेजना पड़ेगा, उनकी यूनिफॉर्म प्रेस करके उनकी देनी पड़ेगी, ब्रेकफास्ट बनाकर उनको देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर होगी, चिंता का विषय ज़रूर होगा। वहीं स्टूडेंट जो आराम से उठता था, वो 7 बजे जाने के लिए से सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, तो उसके लिए भी दिक्कत का सबब होगा। फिर टीचर्स की बात करें, टीचर्स की मेंटेलिटी, हालांकि टीचर्स स्कूल ज़रूर रोज़ जाते हैं, लेकिन एक मेंटेलिटी उनकी ये बन गई थी कि उनको ऑनलाइन पढ़ाना था, लेकिन अब उनको ऑफलाइन पढ़ाना है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाना है। हम अक्सर अपने कार्यक्रमों में राजनीति डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हमें लगा कि ये इम्पॉर्टेंट इशू है, इस पर भी चर्चा होना ज़रूरी है। चर्चा करेंगे डॉक्टर राशिद चौधरी। पृष्ठभूमि इनकी भले ही सियासत से, लेकिन ये शिक्षाविद है, एजुकेशनिस्ट है। डॉक्टर राशिद, आपका स्वागत है। राजीव सलाथिया, ये भी शिक्षाविद है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। और अभिभावक हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं सांबा से सुनील गुप्ता। सुनील गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं डॉक्टर राशिद से करूंगा। डॉक्टर राशिद, इसमें स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आ रही है, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ना ही तो स्टूडेंट्स ने और ना पेरेंट्स ने, ना टीचर्स ने, ना स्कूल्स ने, किसी ने भी चाहा नहीं था कि ऐसा हो जाए जो पिछले 2-2.5 साल से हमारे साथ हो गए जी। अब जो दिक्कत है, ये बड़ा एक सेंसिटिव इश्यू है, और ये दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये एक सोशल और साइकोलॉजिकल इशू है, जिसपे मुझे लगता है कि सरकार को और अच्छे तरीके से इसको स्टडी करना चाहिए। इस पे जो क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से ये जो गैप आ गया बच्चों का, ये ब्रिज किया जाएगा और किस तरह से होगा। और फिर जो बच्चे क्लास अटेंड करेंगे ऑनलाइन, और कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, ऑफलाइन करेंगे जो अटेंड क्लासेस, और फिजिकल क्लासेस होंगी, और कुछ बच्चों की फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी, तो उनका आपस में कैसे तालमेल बैठेगा, कैसे ग्रिप होगा, एग्जाम की क्या पॉलिसी होगी। मुझे लगता है कि सरकार को वेल इन एडवांस, बड़ा पहले से इन इश्यूज पर डिस्कशन करनी चाहिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चों का पढ़ना, बच्चे तो पढ़ना ही चाहते थे और अभी भी पढ़ना चाहते हैं, पर इतना बड़ा शिफ्ट है, एक ड्रामेटिक शिफ्ट है ये कि आप ऑनलाइन से सीधा ऑफलाइन पे, और वो भी प्रॉपर्ली ऑफलाइन अभी शुरू होंगे नहीं होंगे, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। और फिर इसके बेसिस पे कहीं ऐसा ना हो कि सरकार उसको प्लान ना करे और सरकार कहे आप तो गाड़ी हमने डाल दी भाई पटरी पे, और फिर ऑफलाइन एग्जाम भी उसी हिसाब से कंडक्ट करे। और पढ़ा उन्होंने ऑनलाइन है, और पीछे एग्जाम भी ऑनलाइन दिए हैं। ये बच्चे अभी एडोलेसेंस से अभी निकले हैं, और कुछ एडोलेसेंस में 10th और 12th के बच्चों की हम खास करके बात कर रहे हैं। तो इनका जो है एक साइकोलॉजिकल, इन पे जो है डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकलना चाहिए जिससे इनका लर्निंग भी शुरू हो जाए, और जो इनका असेसमेंट है वो भी डिस्करेजिंग ना हो, डिसहार्टनिंग ना हो बच्चों के लिए, और वो जो है प्रॉपर भी हो, मेरिट का भी फर्क हो। सो ये बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स एजुकेशन का इशू नहीं। डॉक्टर साहब, जो अगर हॉकी, क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, खेल के साथ इसकी तुलना करें, तो जो बच्चा, जो प्लेयर पिछले 2 सालों से सिंथेटिक फील्ड पर खेल रहा होगा, उसको कहा जाए घास पे खेलेगा, अब तो दिक्कत होती है ना उसमें? बिल्कुल करेक्ट, दिक्कत होती है जी। और एडजस्ट करने में अभी उसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये ऑल टुगेदर दोनों तकरीबन डिफरेंट चीजें हैं। एक मीडियम वर्चुअल दुनिया में हम पढ़ रहे हैं, और एक फिजिकल क्लासरूम में आके पढ़ना है, और सिर्फ एडजस्टमेंट ही करने में दिक्कत नहीं होगी। बड़ा खतरा ये है कि कहीं सरकार इससे बड़ा
जो है ना वो बम ना फोड़ दे कि भाई आपके एग्जाम भी पूरे के पूरे इसी तरह से ऑफलाइन होंगे या किस तरह से करने एग्जाम, उसका बच्चों को वेल इन एडवांस सरकार को जल्दी से जल्दी इस नीति पे अपनी नीति जो है व्हाइट पेपर देना चाहिए, क्लियर कर देनी चाहिए कि किस तरह से असेसमेंट होगी, वरना ये बड़ा मुश्किल काम है सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि दोबारा जल्दी जल्दी एडजस्ट करके मार्च अप्रैल में अपनी परीक्षाएं भी दे देना। जी जी जी, बोर्ड परीक्षा है। राजीव जी आप क्या कहेंगे, क्या सरकार को, क्योंकि दूसरे राज्यों में हमने देखा, दूसरी यूटीज में हमने देखा कि स्कूल खुल गए थे, जैसे जैसे ग्राफ कम हुआ उसके साथ स्कूल खुल गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में बंद रहे और करीब 2 साल से बंद है, और अचानक ही अगर ये खोल देते तो आपको नहीं लगता कि खोल देरी की, इससे पहले शुरू कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता? देखिए सर, बात ऐसी है कि 2 साल तो निकल गए हैं जी। अब पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं समझता हूँ अब हमें आगे को सोचना पड़ेगा। पीछे बच्चों का नुकसान अवश्य ही हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में पहले साल तो हम लोग तो प्रिपेयर ही नहीं थे, अचानक जी इस तरह का सामने देखने को हमें मिल गया जी। लेकिन हमारे दूर दराज के इलाकों में लोगों के पास फाइनेंशियल सपोर्ट उस तरह की नहीं थी कि वो स्मार्टफोन जो ऑनलाइन की शिक्षा के ऊपर अपने बच्चों को डाल सकते थे जी। और उसके कारण क्या हुआ कि बड़ी जल्दी लास्ट ईयर इन्होंने एक डिसीजन लिया और मास प्रमोशन के लिए बात कह दी जी। तो मैं समझता हूँ कि वो मास प्रमोशन हो या जो भी हो, तो वो मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों के लिए एक वो नुकसानदायक बात होती है जी। अब जैसे हमारे पास समय तो अब सिर्फ 1-1.5 महीना बचा है जहाँ तक कि मार्च के दिनों में परीक्षाएं होती हैं। एनुअल एग्जाम चाहे सीबीएसई हो, बोर्ड हो, कोई भी हो, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, जहाँ दूसरी छोटी क्लासेस के बच्चों की क्लासिफिकेशन होती है वो हमारी अप्रैल में शुरू होती है जी। हमारे पास समय बहुत कम है और इमीडिएटली अब हम कहेंगे कि अचानक हमने शिफ्ट करना है जी। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड के पास एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए बच्चों की फेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत काम हुआ है, ऑनलाइन भी बच्चों को नुकसान तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना मैं समझता हूँ गरीब तबका जहाँ गाँव के बच्चों को ज्यादा नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल्स के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा नुकसान अब हुआ है। इसमें क्या है कि जब एग्जामिनेशन आएगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये बच्चा गाँव का है या शहर का है या इसके पास ऑनलाइन की फैसिलिटीज थी कि नहीं थी जी। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें अगर हम अपनी बात बोर्ड तक इस माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे कि उन्होंने एक काम किया था कि 30% उन्होंने बच्चों का सिलेबस कम किया था, लेकिन मेरी एक इसमें राय और जुड़ती है कि क्यों ना हम बोर्ड को ये कहें कि आप इस टाइम अचानक बच्चों के ऊपर इस तरह का बोझ भी ना डालें, जैसे लास्ट ईयर ह्यू एंड क्राई हुआ था कि कुछ बच्चे 2 एग्जाम देने के बाद प्रोपोर्शनेटली उन्होंने मार्क्स किए और हल्ला गुल्ला हुआ, जो बच्चे कुछ नहीं क्लियर कर पाए अपना एग्जामिनेशन। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड को जो 20% इन्होंने इस बार हमें 10th और 12th क्लास के बच्चों को इन्होंने कहा है इंटरनल असेसमेंट स्कूल वाले हमें देंगे जी। और जो 80% जो इनका पेपर होना है उसमें से इन्होंने 30% छूट दी है, जो मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो 56 के आसपास जो बच्चे को वहाँ पे उसमें अपीयर होना है जी। मैं समझता हूँ कि पहले इंटरनल और एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन थे उसमें बच्चे को अलग अलग पास परसेंटेज के साथ उन्होंने गो थ्रू करना था जी जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अचानक बोझ डालने से बेहतर है कि इस साल बच्चों का इंटरनल और एक्सटर्नल का जो पास परसेंटेज है वो कलेक्टिवली उसको ऐड करके बच्चे को गो थ्रू किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। निस्बत के बच्चों को हम ऑनलाइन अगर एग्जामिनेशन की बात कहेंगे तो मैं तो सीधी बात कहूंगा कि मैं उसके फेवर में नहीं। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में आप भी जानते हैं कि बच्चे का कुछ ना कुछ तो ओरिजिनलिटी हमें देखने को मिलेगी जी। लेकिन ऑनलाइन में तो जिन बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं था तो वो ऑनलाइन परीक्षा देंगे कैसे जी? जो पढ़ाई नहीं कर पाए ऑनलाइन की वो परीक्षाएं कैसे देंगे? तो ये एक हमें पिछले कुछ स्टेट्स में देखने को भी मिला कि कुछ बच्चों ने अल्लाह गुल्ला किया है कि हमें ऑनलाइन की क्लासेस, कारण उसका सीधा सीधा यही है कि ऑनलाइन बच्चा क्यों फेवर कर रहा है इस समय, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की नहीं है तो वो चाहता है कि मुझे किसी न किसी ढंग से कोई मौका मिल जाए तो मैं गो थ्रू करूं, इस पास कर जाऊं इस एग्जाम को। तो मैं समझता हूं कि उस ढंग से भी पास करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने आगे चलकर कम्पीट करना है, बहुत सारी चीजें उनको अपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी है, तो उसकी कुछ हद तक ओरिजिनलिटी तो सामने आए। 100% तो नहीं हम समझ सकते इस साल, फिर धीरे धीरे जैसे ही हमारा स्कूल आगे ठीक ठाक चलेंगे तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे बच्चे हैप्चुअल होना शुरू हो जाएंगे। हम लोग भी टीचर्स
भी उस लाइन में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो 2 महीने का जो समय है, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। बच्चों के ऊपर अचानक फोकस मैं समझता हूँ बोर्ड की तरफ से डायरेक्शंस बिल्कुल आनी चाहिए, और उसमें यही है कि बच्चे का इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का कुछ सोच कर बच्चों की पास परसेंटेज जो है वो निर्धारित करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये मास प्रमोशन, ओपन चॉइस हम अक्सर सुनते आए हैं, हमने झेला भी हुआ है, क्या ये तरीका ठीक है, मास प्रमोशन, ओपन चॉइस? देखिए, ओपन चॉइस तो 90s 99 2000 2001 और उसके बाद भी एक आधा बैच जो है वो ये वर्ड टर्मिनोलॉजी आज़ाद हुई थी वहाँ से, और देखा हमने। मगर अब जो है ये तो वर्ल्ड, पूरा दुनिया ही इससे त्रस्त हो गई, और इतना बड़ा एक ट्रेजेडी है, नेचुरल कैलेमिटी है। तो इसके बीच में मास प्रमोशन के अलावा ऑप्शंस जो थे वो भी सरकार के या किसी के पास भी बहुत कम थे, वो हो गया। पर इस साल जम्मू एंड कश्मीर, खासकर अपनी स्टेट की हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम थोड़ा सा अर्लियर संकेत दे सकते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस रोटेशन बेस पर, ऑड इवन पे कुछ ना कुछ कोई वाया मीडिया निकाल के हम बच्चों को स्कूल का मुंह दिखाते, और फिर आज एक्सपेक्ट करते कि वो ऑफलाइन कंप्लीटली एग्जाम दे सकते हैं। अभी मैं इनकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं कि ऑनलाइन भी पूरा एक जो असेसमेंट होना चाहिए बच्चे का वो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास नहीं है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, और बच्चों के पास खासकर इतनी वो नहीं है कि कोई प्रॉपर असेसमेंट हो। मगर वहीं ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इन बच्चों की है, ये एडोलेसेंस की एज में है, ये टीन एज में बच्चे हैं, इनको किसी प्रकार का भी स्ट्रेस जो है वो आने वाली लर्निंग, आने वाला इनका स्किल, आने वाला इनका टैलेंट जो है उसको तहस नहस कर सकता है। सो ये बेहतर होता कि कुछ देर पहले जब कोविड अंगड़ाइयां ले रहा था दोबारा से, तो वो उसके पहले काफी अच्छा टाइम था हमारे पास स्कूल खोलने का। आज से मुझे लगता है आज ही की तरह का वक्त था, आज से बेटर टाइम था स्कूल खोलने का, तब नहीं हुआ, अब हो गया। तो अब टाइम बड़ा क्रूशियल है, इसमें जल्दी से जल्दी सरकार को अपनी नीति जो है कुछ मिक्स सिस्टम लेके आना चाहिए। और जो असाइनमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल का कह रहे थे हमारे साथी, मुझे लगता है कि वो बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और उसको क्लब करके फिर ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से सरकार चल सकती है, क्या नीति होनी चाहिए एग्जाम की, इस पर डिस्कशन मुझे लगता है सरकार अभी कर नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से जारी है, और ये तय किया कि स्कूल खोल देते हैं, और ऑल ऑफ सडन एक हाहाकार मच गई है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल है, स्टूडेंट्स के लिए भी, बट वी हैव टू कम अप। डॉक्टर साहब, हमारे साथ पेरेंट्स जुड़ चुके हैं, सांबा से स्काइप पर जुड़े हैं सुनील गुप्ता जी। सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हो कि अभी कुछ महीने बाद फाइनल एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड के, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, और अभी ये कहा गया कि ऑफलाइन कर दिए। जो बच्चा पिछले 2 सालों से ऑनलाइन पढ़ रहा है वो ऑफलाइन को कैसे एडजस्ट कर पाएगा? जी विनोद सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि डॉक्टर राशिद ने कहा कि बच्चों को तो सबसे पहले साइकोलॉजिकली इस बात के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि पिछले 2 सालों से पैंडेमिक की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, लेकिन एकदम से जब उनको ये कह दिया गया कि अभी ऑफलाइन आपके एग्जाम्स होंगे, तकरीबन एग्जाम्स उनके सिर पे हैं, तो उनको साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। इस बात के लिए कई स्टूडेंट्स हैं जो लोकल यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कोई चक्कर नहीं। कई स्टूडेंट्स हैं जो सांबा से जम्मू ट्रेवल करेंगे, सुबह उनको उठना पड़ेगा 6 बजे, ताकि 7 बजे बस पकड़ के वो अपने गंतव्य की ओर जा सके, स्कूल की ओर जा सके। और मेन प्रॉब्लम ये है कि जो अभिभावक हैं, 2 सालों से वो अपनी रूटीन का वर्क कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जैसे बच्चों को उठाना, उनको तैयार करना, उनकी यूनिफॉर्म तैयार करना। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है इस बात से। इनको एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि ये जो फैसला है, या तो पहले ले लेते कि स्कूल लगा लेते बच्चों के, या उनके एग्जाम्स ऑनलाइन करके नेक्स्ट सेशन में उनको ये मौका दिया जाता कि आपकी क्लासेस जो हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं डॉक्टर साहब को साइकिल कि उनको और उनके अभिभावकों को बहुत ज्यादा इसके बारे में लेकर चिंता भी है। और मैंने, जैसा कि मुझे बताया गया कि आपको पैनल में लिया गया है, तो मैंने बेटे से पूछा कि बच्चे बता तू क्या प्रॉब्लम्स आने वाली। वो कहता पापा प्रॉब्लम्स तो है यही कि ट्रांसपोर्टेशन का मेन है कि 30 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वहां जाके एग्जाम देने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ रही है।
जी जी। राजीव जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है हर समाज के लिए, हर सरकार के लिए, हर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्या आपको लगता है कि सरकार ने हल्के में लिया? दूसरी और बड़ी बात ये भी थी राजीव जी कि कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट हो गया था कि हमें कोविड भी देखना है और शिक्षा को भी देखना है। क्या सरकार पशोपेश में थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई 1-2 महीनों से प्रेशर तो था गवर्नमेंट के ऊपर कि बाकी स्टेट्स के अंदर अगर स्कूल खुले हैं तो हमारी स्टेट क्यों नहीं बच्चों को स्कूलों में ला रही। जी। लेकिन उसमें एक चीज़ तो ये आवश्यक है कि आज नहीं तो कल खुलने तो थे। ये तो है नहीं है कि हमेशा बंद रहते, हम चाहते भी नहीं है कि बंद रहें। जी। लेकिन कोई ना कोई ये स्टेज आनी थी, जैसे कि हम कहेंगे कि इस हफ्ते ही चलो आए, देर आए दुरुस्त आए, आए तो हैं। पहली बात तो ये आती है। अब है कि इस सेशन का जो अंतिम दौर हमारा है एग्जामिनेशन का, उसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी इशारा किया, मैं फिर उसी पे आऊँगा कि छोटी क्लासेज जो है हमारी अप टू 8th स्टैंडर्ड, वहाँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसे भी स्कूल वाले अगर उनको आप फ्री हैंड देते हैं तो वो बच्चे को एनालाइज कर लेंगे अपने ढंग से कि किस ढंग से उनको प्रमोट करना है। लेकिन हाँ, वहां पर 8th क्लास का भी इशू आएगा, क्योंकि हमारे स्टेट के अंदर 8th भी बोर्ड होती है। लास्ट ईयर हमारी तरफ से जो हुआ था कि इन्होंने कहा आप अपने बच्चों के अपने ही स्कूलों में एग्जाम लीजिए, हम एक सैंपल पेपर आपको देंगे तो आप उस ढंग से उसको बना लीजिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी तक हमें आज की डेट में भी कोई गाइडलाइन नहीं आई है बोर्ड की तरफ से कि भाई आपने 8th स्टैंडर्ड का एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है। जबकि हम कहेंगे कि आप वैसा ही लीजिए, मत बच्चे को हम दाएं बाएं उनको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, हम उनको वैसे ही एग्जामिनेशन ले लेंगे जिस तरह से आपने लास्ट ईयर हमें कहा था। लेकिन अभी उस पर कोई बात तो सामने आई नहीं है। 12th की बात अगर करें तो 12th की तो डेट शीट तो बोर्ड ने तो ऑनर फंड में तो निकाल चुके हैं वो। लेकिन उसमें फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा लेट किया है उन्होंने, कोई 1 महीना लगभग लेट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि 10th की अभी डेट शीट आई नहीं है जी। और 10th का भी शायद वो 1 महीना तो कम से कम बच्चों को तो दें, ताकि वो ऑफलाइन का थोड़ा सा तो हैप्चुअल होना शुरू हो जाएं। थोड़े हों लेकिन हों तो सही। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी अगले महीने इमीडिएटली एग्जाम स्टार्ट कर लें तो मेंटली प्रिपेयर ना तो बच्चे हैं, ना उनके माँ बाप हैं, ना ही हम टीचर्स लोग जो हैं वो मेंटली इस तरह से प्रिपेयर्ड हैं। साइकोलॉजिकली तो हमें बच्चों को ट्रीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अचानक कोई चीज़ ऐसी थ्रस्ट नहीं मार सकते हम जिससे कि उनको आने वाले टाइम में नुकसान उठाना पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ऑनलाइन से ऑफलाइन आने में बच्चे जब एग्जाम देंगे, क्या उनकी मार्क्स में, उनकी पोजीशन में फर्क पड़ेगा? देखिए, ये ट्रांजिशन जो है ना, ये बड़ा स्मूथ होना चाहिए ऑनलाइन से ऑफलाइन। अनफॉर्चुनेटली जितना इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है वो अब बचा नहीं है, और सरकार इसको जल्दी जल्दी असेसमेंट के मोड में डालना चाहती है बच्चों को, जो मुझे लगता है पूरा कोई करेक्ट या नियर अबाउट करेक्शन असेसमेंट पॉसिबल नहीं है ऐसी सिचुएशन में। और ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को एडवांटेज होगा, कुछ को डिसएडवांटेज होगा, कुछ पिकअप कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो असेसमेंट होगी ना, बाई एंड लार्ज ये वो जो ग्रेडिंग वाला सिस्टम है, परसेंटेज एंड मार्क्स से ज़्यादा मुझे लगता है उसी में रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक गांव में कहीं दूर पार बैठा हुआ बच्चा जिसके पास मोबाइल भी नहीं होगा, उसको आप ऑनलाइन एग्जाम कहेंगे तो वो कैसे कोप अप करेगा। एक बच्चा जो आना चाहता है, ऑफलाइन में आना चाहता है, मगर इस टाइम अचानक से आगे वो सिलेबस देख के और ऑफलाइन में वो करना चाहता है एग्जाम, वो करेगा तो उसका कैसे असेसमेंट होगा और कैसे बराबरी होगी। तो ये जो असेसमेंट है, अगर सरकार अभी भी जल्दी नहीं करती है तो ये मिस कर जाएगी एक अपॉर्चुनिटी को, कि जहां एटलीस्ट बच्चों को एक टेस्ट देते नेक्स्ट सेशन के लिए प्रॉपर्ली वो प्रिपेयर हो जाए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी, उसका भी इंट्रोडक्शन होना है अगले साल से, धीरे धीरे एक फेस वाइज चलेगा। 2023 में तो प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे जो बेचारे हैं, ये जो एक ह्यूमन रिसोर्स है हमारे देश का, इसको इस नेचुरल क्लैमिटी से बड़ा धक्का लगा है। और अब इस धक्के पे सरकार ने भी थोड़ी, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, मुझे लगता है कहीं किसी अच्छी नीयत से ही, पर इसमें थोड़ी सी कोताही हो गई कि जो कुछ बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत सारे फार्मूले लगाए और अपना शिक्षा को रखा। यहाँ हमने बैंकेट्स को चलाया, के बार्स को चलाया, सब चीजों को पॉलिटिकल एजुकेशन को मुझे लगता है थोड़ा सा निगलेक्ट किया गया है। यहाँ खुद डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत रहता है।
करेक्ट ये है कहीं ना जी, कहीं, जी। बट एक बात है जी। कि एजुकेशन को जब तक एजुकेशनिस्ट की नजर से नहीं देखा जाता तब तक कुछ नहीं होता। मैं मिसाल के तौर पे कहता जी। हूँ, अभी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, उनके एडिशनल सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी जो सेक्रेटरीट में लोग बैठे हैं जहां से नीति होती है, अभी जी। ये जो स्कूल खुलने का निर्णय हुआ, जहां से ये पेपर जिन लोगों की कमेटी बनी, मैं उस कमेटी पे नजर मार रहा था, एक भी एजुकेशनिस्ट उसमें नहीं था। कोई आदमी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर होता, कोई टीचर फेटर्निटी से होता, कोई स्कूल का प्रिंसिपल होता, कोई कॉलेज का प्रोफेसर होता, तो उससे सुझाव मांगे जाते, भाई कैसे कैसे हो सकता है। जी। तो जब ब्यूरोक्रेटिक लोग बैठ के बंद कमरों में एक हुक्म चलाना चाहते हैं कि ये हुक्म है, कर दो, हो गया, सिम खुल जा, एजुकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं। एजुकेशन देश का सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, सब कुछ वेट कर सकता है, हमारा डिफेंस तक वेट कर सकता है, मगर शिक्षा वेट नहीं कर सकती है। शिक्षा होगी तो डिफेंस भी स्ट्रांग होगा, शिक्षा होगी तो हमारी टेक्निक, हमारी साइंस, हमारे बिजनेस, हमारी सभी चीजें स्ट्रांग होगी। तो कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ी त्रुटि सरकार की ओर से रही है कि जब भी स्कूल्स के मुतालिक कोई डिस्कशन, कोई चीजें इनिशिएट करने की बात कही, तो सरकार स्टेक होल्डर्स को, एजुकेशनिस्ट को साथ नहीं ले पाई। हालांकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने, बहुत सारे लोगों ने बड़ा शोर किया, कोशिश की, प्रोटेस्ट कि किया, यार हमारी भी सुनो, हमारी भी राय ले लो, कुछ भी हो, बट नोबडी वाज रेडी टू लिसन टू देम। सो दैट्स लैकिंग। सुनील जी, सुनील सुन रहे हैं मुझे? जी 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 हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम देखते हैं कि समर वेकेशन होती थी, बच्चों को छुट्टियां पड़ती थी गर्मियों की, और उसके बाद किस तरीके से बच्चे रूटीन में आते थे, बच्चे कैसे स्कूल जाते थे, हफ्ता हफ्ता स्कूल नहीं जा पाते थे, उनको मन नहीं करता था। ये अब 2 सालों से ऑनलाइन है, ऑफलाइन में आते दिक्कत नहीं आएगी उनको? जी जी बिल्कुल, जैसा कि हमें, जब हमने भी तो एजुकेशन ली है, जब हमें छुट्टियां पड़ती थी तो स्कूल खुलने के हफ्ता तक तो हमें यकीन नहीं होता था कि स्कूल जाना भी है नहीं जाना, आलस करते थे, कोई ना कोई बहाना लगा के घर में बैठ जाते थे। वैसा ही है अब तो पैंडेमिक की वजह से बच्चे 2 साल से घर में बैठे हुए हैं जी। 2 साल का इतना ज्यादा उनके दिमाग में असर है, वो बिल्कुल ऐसे लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो टाइम टू टाइम होती है ना, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस उनको तो टाइम पे जाना पड़ेगा, 6 बजे उठ के बच्चों को तैयार होना पड़ेगा, 7 बजे स्कूल पहुंचेंगे, अभिभावकों को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जैसा आपने प्रश्न किया था डॉक्टर साहब, कि उनकी जो है 12th क्लास का जो बच्चा है जिसने आगे जाके अपना फ्यूचर कैरियर अपना बनाना है, तो उसके मार्क्स में कितना फर्क पड़ेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए था कि इस फैसले को जरा सोच समझ के लेते कि ऑफलाइन करने से पहले बच्चों के बारे में भी सोचा जाता, उनके भविष्य के बारे में सोचा जाता कि बच्चे आखिर इस चीज को लेकर कितने परेशान हो रहे हैं। तो जैसा कि बात कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम तो हमने देखा कि पिछले 2-3 जो वेव्स आई हैं, बड़े से बड़ा जो इम्यूनिटी वाला बंदा भी है वो भी घर में बीमार होकर बैठा था। जी। तो बात है बच्चों के भविष्य की, तो हम सब चिंतित हैं बच्चे के भविष्य को लेकर कि हमें ये मौका दिया जाता बच्चों को कि वो इस सेशन को ऑनलाइन कर लेते। नेक्स्ट सेशन में जो है भगवान करे पैंडेमिक खत्म हो जाए और नेक्स्ट सेशन में जो है क्लासेस ऑफलाइन शुरू कर दें। राजीव जी, एक दिलचस्प बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, उनकी दिक्कतें हैं, लेकिन जो बड़े स्कूल हैं, ब्रांडेड स्कूल हैं, वो फीस भी ले रहे हैं, ढंग से काम भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन हो जाए ताकि आपका जो सिस्टम डिरेल हुआ है इकोनॉमिकली, वो फिर रेल की पटरी पर चले? जी, आपने बिल्कुल ठीक पूछा मेरे से जी कि ये समस्या तो प्राइवेट स्कूलों की रही है। जी। पिछले दिनों में हमने इस पर चर्चा की थी कि छोटे स्कूल जो हैं वो बिल्कुल निगलेक्टेड रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इवन पेरेंट्स की कोऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँगा कि फ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कूल चलते हैं उनका उस ढंग से सिस्टम चल ही नहीं पा रहा। जी बिल्कुल हम चाहेंगे कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी आएं, लेकिन मैं इससे हटकर एक आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसमें भी थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाना चाहूंगा। आपने कहा था छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, मैं उस पर थोड़ा सा आपकी लाना चाहूंगा, ध्यान लाना चाहूंगा। ये डॉक्टर्स कहते हैं। हाँ जी सर, बात ऐसी है कि अब हमें कहा गया कि जिन बच्चों को फर्स्ट डोज हो चुकी है वो बच्चा आज 9th 10th 11th का स्कूल में आएगा जी। अगले 21 तारीख से यूनिट क्लासेस भी आना शुरू हो जाएंगी जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि एक हफ्ते के बाद बिना इंजेक्शन वाले बच्चे इमीडिएटली कैसे अंदर आ जाएंगे? जी, यही तो बात है जी।
ये हमें अभी तक समझ नहीं आया कि एक हफ्ते के बाद आप फर्स्ट से लेकर या नीचे से लेकर 8 तक के बच्चों को बुला लो जिनको कोई इंजेक्शन नहीं है, तो वो ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं। तो ये 9th क्लास का बच्चे का अगर मैं लूं तो 9th क्लास में बहुत सारे स्कूलों में क्या पोजीशन है कि आधे बच्चों को फर्स्ट डोज लगी है क्योंकि वो 2007 के नीचे आते हैं, उनका बर्थ है। 2008 के बाद का जन्मा बच्चा अब इस हफ्ते क्या करेगा जी, वो तो नहीं आ सकता एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगले हफ्ते वो मंडे से जब जूनियर क्लासेस आएंगी तो वो 9th क्लास का बच्चा भी वो आएगा स्कूल में। तो मैं समझता हूँ जी बिल्कुल उन्होंने हम लोगों मीन्स की एजुकेशनिस्ट को, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, किसी से भी वो बातचीत तो करते। हवजर्डली आपके ऊपर प्रेशर आया या क्या हुआ, आपने लिया जो डिसीजन, हम कहते हैं हम डिसीजन के हक में हैं, बहुत अच्छा किया आपने लिया, देर लिया दुरुस्त लिया, लेकिन अब प्लान तो हमारा आगे के लिए यही है कि बच्चों के ऊपर बोझ भी ना पड़े, बच्चे जो निगलेक्ट हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस से वो भी कैसे पास हों, वो आगे वाले सालों में वो कैसे आगे बढ़ें। तो मैं ये समझूंगा कि अब ये टाइम है कि हमें मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच ना रखकर बच्चे का ग्रेड सिस्टम में ही उनको पास फेल करना पड़ेगा। और 12th की जहां बात है, 12th का बच्चा वैसे भी पास होने के बाद वो उस एग्जाम के ऊपर बेस नहीं करता है, उसको टेक्निकली कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज ज्वाइन करना होगा तो उसने वहां पे उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो फेस करना है। तो मैं समझता हूँ कि उस बच्चे के लिए कोई परेशानी है। जो बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ने वाले बच्चे ने ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ा है, चाहे वो दूर दराज में बैठा होगा, चाहे वो अच्छे वो ब्रांडेड स्कूल में बैठा होगा, पढ़ने वाले बच्चे ने ऑनलाइन भी शिक्षा में कोई कोताही नहीं की है, वो निकलेगा बच्चा, फिर से अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। दिक्कत आती है उन छोटे जो परिवार से बच्चे हैं, छोटा इन द सेंस कि जिनका फाइनेंशियल सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, उनके बच्चों की प्रॉब्लम जरूर आती है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी हमें ग्रेड सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छा है। इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो जो हमें अभी तक पता नहीं अब गवर्नमेंट किस ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन उसमें जो सुनने में आया है कि उन्होंने 10th क्लास को सेमेस्टर सिस्टम में बांधना है। वहां तो बोर्ड की अगर बात नहीं होती है तो वाई टू स्टिक फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन, उनको हम साइकोलॉजिकली इतना प्रेशराइज क्यों करें 10th के बच्चे को। ठीक है, कोई भी आधार बना, तो मैं समझता हूँ इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट जो मैंने पहले बात कही है, मैं फिर से कहूंगा उनको जोड़कर इन बच्चों को ग्रेड सिस्टम से पास कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा दिक्कत पेश आ रही है। एक प्रिंसिपल थे, बड़े शिक्षा निकेतन के प्रिंसिपल थे, उनको पेरेंट्स ने शिकायत की कि हमारे बच्चे का स्टूल पास नहीं होता जब तक वो मोबाइल नहीं पकड़ता है। इस 2 सालों में इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया है, मोबाइल के बिना बच्चे सोते नहीं है। मोबाइल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रिंसिपल खुद हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस तरीके से इस तरह की शिकायतें आ रही, किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये तो जो है घर घर की कहानी है कि मोबाइल ने किस तरह से बच्चों को पकड़ लिया है। वो एक मीम चला था कि बच्चे सारे कहते थे मोबाइल, बच्चों को कहते थे मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, और भगवान ने उनकी सुनी तो मोबाइल ही स्कूल में आ गया जी, मोबाइल में स्कूल आ गया पूरे का पूरा जी। तो इस तरह से पूरा काम ही स्कूल पे उनका चला है। और बच्चे हैं वो अडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं, और जब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया इस मशीन को, ये बड़ी एडिक्टिव होती है, खास करके टीनेजर्स के नीचे बच्चों के लिए। तो अब इससे धीरे धीरे ही इसको हम हटा सकते हैं और हटेगी। बहरहाल फिर भी ये जो टेक्नोलॉजी ने, वर्चुअल वर्ल्ड ने घर कर लिया है और जो एक पैटर्न शुरू हो गया है, ये जा तो नहीं सकता, ये रहेगा, बट इसको कम मिनिमाइज किया जा सकता है। खासकर छोटे बच्चों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमाइज रहे। मैं इनकी पूरी बात से सहमत हूं कि करंट सिस्टम में जो ग्रेड सिस्टम है, बच्चों को परेशान ना करके, साइकोलॉजिकली डिप्रेस और ना करके, उनको स्ट्रेस में ना ला करके हम ग्रेड सिस्टम से पास कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। एक दूसरी बात यह है कि यहां देखना यह है कि जो 12th का बच्चा है, जिसने आगे कैरियर बनाना है, जिस बच्चे ने पढ़ना है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, करेगा, और जो नहीं भी करने वाला वो भी कर लेगा, अगर हम उसको इस वक्त मॉरली डिस्करेज नहीं करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अभी आई हैव टू बी अ लिटिल फ्रैंक नाउ, ये जो जितनी कोविड जैसा सेंसिटिव इश्यू देश के पर मारामारी ये जो चल रही थी महामारी, इसके बीच में एजुकेशन की जितनी भी इस सरकारी मीटिंग्स हुई, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बड़ी अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं कि इसको जो जीडीपी का परसेंटेज है हमारा अप टू 6% सरकार खर्चना चाहती है, बढ़ाया उसके एक्सपेंडिचर को, वेलकम। बट हमारी कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट रही है पिछली भी, इसका शिक्षा के कोई भी डिसीजन हुआ, अभी भी एक सिंपल ग्रेजुएट, आप डायरेक्टर एजुकेशन को देख लीजिए कौन आदमी है,
मैं नाम नहीं लेना चाहता, सिंपली एक ग्रेजुएट आदमी है। आप स्पेशल सेक्रेटरी देखिए, एडिशनल सेक्रेटरी देखिए, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन देखिए, और ये जो पॉलिसी बनी है, इन्होंने जो कहा है कि अचानक 8 दिन के बाद कैसे वो बिना इंजेक्शन के बच्चे आ जाएंगे, ये चमत्कार उस लेवल पे होते हैं। पॉलिसी मेकिंग लेवल पे शिक्षा के साथ एक खिलवाड़ किया गया पिछले 2 सालों में जम्मू एंड कश्मीर रियासत के अंदर, जो अनफॉर्चुनेट है। एक सिंपल केएस अफसर जो ईगो में आपको सबसे आईएएस अफसर इधर समझता है, वो एजुकेशनिस्ट को जब तक स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं करेगा, आई थिंक वो देश के साथ बड़ा नाइंसाफी है, बच्चों के साथ नाइंसाफी है। यही तो भविष्य है। बाकी जो मर्जी हो, बट शिक्षा ईगो के साथ नहीं चल सकती। शिक्षा को शिक्षक लोग जो है, मुझे लगता है ये कंट्रीब्यूट करेंगे तो ही चल पाएगा। सुनील जी, एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये भी एक दिक्कत हो गई है कि एडिक्शन हो गई है बच्चों को मोबाइल की। इस मोबाइल से कैसे निजात दिलाई जाएगी? इस एडिक्शन से मोबाइल तो चलना चाहिए। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक से पहले 2 साल पहले बच्चा जब मोबाइल पकड़ता था हाथ में, तो हम पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों को मोबाइल पकड़ने से मना करते थे। आप भी ये भली भांति जानते हैं। लेकिन 2 साल से बच्चों ने जो पढ़ाई की है सारी मोबाइल के जरिए की है। एक किस्म की मोबाइल एडिक्शन हो गई है उनको। तो इस बात को डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं कि बच्चों की ये जो एडिक्शन है, मोबाइल की एडिक्शन, जैसे कि उन्होंने तो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, जहाँ जो पढ़ाई करनी थी 2 साल में सारी मोबाइल के जरिए की है। अब तो मोबाइल के बिना वो रह सकते हैं, ये तो भली भांति डॉक्टर साहब बता सकते हैं। हम भी डॉक्टर साहब से ये प्रार्थना कि हमें अच्छी तरह से गाइड करें, पेरेंट्स को, सभी पेरेंट्स जितने भी अभिभावक हैं उनको अच्छी तरह से गाइड करें कि बच्चों से ये मोबाइल की जो एडिक्शन है कैसे छुड़ाई जाए। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव था। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राशिद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये अवश्य इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।